आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और कैसे 3 स्टेज में या 3 भाग में इस थ्योरी को समझाया गया है। द फर्स्ट स्टेज इज विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बचत एवं निवेश की स्थिति जब नहीं है या किसी प्रकार का बचत और निवेश अर्थव्यवस्था में नहीं हो रहा है, देयर इज नो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ऐसी परिस्थिति में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से समझाया गया है, ये इसका पहला चरण या पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज इज विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश की स्थिति है तो किस प्रकार से क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझाया गया है, ये इसका दूसरा चरण है, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज विथ रोल ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। तीसरे चरण में हम ये देखेंगे कि मुद्रा एवं कीमत दर की भूमिका अगर है अर्थव्यवस्था में तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। ये है पहला स्टेज, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यह है दूसरा स्टेज है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और तीसरा स्टेज है विदाउट विद द रोल ऑफ प्राइस लेवल एंड मनी या मुद्रा एवं कीमत दर की अगर भूमिका है अर्थव्यवस्था में तो ये तीसरा चरण है। पहले स्टेज से स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट स्टेज। पहले चरण में या फर्स्ट स्टेज में किसी भी प्रकार की बचत एवं निवेश अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती। विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम या जिसे हम कहते हैं श्रम बाजार संतुलन, इसका अर्थ है जहां पे लेबर डिमांड श्रम की मांग जो है लेबर सप्लाई या श्रम की पूर्ति के बराबर होगी। तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि लेबर डिमांड का कर्व कैसा होता है और लेबर सप्लाई का कर्व कैसा होगा। इसके लिए हम दो ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस में हम लेंगे लेबर एम्प्लॉयड, जितने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। लेबर एम्प्लॉयड या आप कह सकते हैं लेबर डिमांड। और दूसरे कर्व में हम एक्स एक्सिस पे लेंगे लेबर सप्लाई। वाई एक्सिस में हम लेंगे रियल वेज रेट। लेबर डिमांड का रियल वेज रेट या जो वास्तविक मजदूरी दर है, वास्तविक मजदूरी दर का ये अर्थ है अगर हम नॉमिनल वेज रेट जो कि मार्केट प्राइस पे है उसको एवरेज प्राइस लेवल से डिवाइड कर दें तो जो हमें मिलेगा वो है वास्तविक मजदूरी दर। इसे वास्तविक मजदूरी दर या रियल वेज रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइस चेंज या कीमत दर में होने वाले परिवर्तन से हम इसे डिवाइड करते हैं।
रियल वेज रेट या वास्तविक मजदूरी दर का डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि कर्व जो है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये दर्शाता है कि जैसे जैसे मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर में कमी आएगी वैसे वैसे जो मांग है श्रमिक की या लेबर डिमांड है वो इंक्रीज होगी। अगर वास्तविक मजदूरी दर में बढ़ोतरी आएगी या वृद्धि आएगी, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन रियल वेज रेट, तो लेबर डिमांड या श्रमिकों की मांग में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम वेज रेट में ज्यादा श्रमिकों की मांग करेंगे क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ेगा। अगर रियल वेज रेट ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम लेबर की डिमांड करते हैं या कम श्रमिकों की मांग करते हैं। इसलिए कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, या हम कह सकते हैं कि जो कर्व है उसका ढलान जो है वो नीचे की ओर है। अब हम देखते हैं लेबर सप्लाई का कर्व किस तरीके से होगा। लेबर सप्लाई का जो कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है या उसकी ढलान जो है ऊपर को जाती हुई होती है, क्योंकि रियल वेज रेट या वास्तविक मजदूरी दर का जो श्रमिकों की पूर्ति है या लेबर सप्लाई है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि जितनी ही ज्यादा मजदूरी दर होगी उतने ही श्रमिक इच्छुक होंगे काम करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा। वास्तविक मजदूरी दर में अगर कमी आएगी तो इससे लेबर की जो सप्लाई है या श्रमिकों की जो पूर्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो लेबर सप्लाई का रियल वेज रेट के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, इसलिए कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये अभी हमने समझा कि लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और वास्तविक मजदूरी दर या रियल वेज रेट के साथ उसका कैसा संबंध है। अब हम देखेंगे कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, जिसे हम कहते हैं श्रम बाजार संतुलन। लेबर डिमांड जो है एक्स एक्सिस पे हमारा होगा लेबर एम्प्लॉयड, जितने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। वाई एक्सिस पे होगा रियल वेज रेट, जिसे हम लिखेंगे डब्ल्यू बाई पी। डब्ल्यू जो है नॉमिनल वेज रेट है, मतलब अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है मार्केट प्राइस पे 100 रुपीज, तो ये नॉमिनल हुआ। लेकिन उसको अगर हम डिवाइड करेंगे इन्फ्लेशन से या प्राइस लेवल से या कीमत दर में होने वाले परिवर्तन से, यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पी लिया है। पी दिखाता है एवरेज प्राइस लेवल को। तो डब्ल्यू बाई पी जो है वो वास्तविक मजदूरी दर को दर्शाता है, क्योंकि कीमत दर में होने वाले परिवर्तन से जो वेज रेट है या मजदूरी दर है उसको डिवाइड किया गया है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दर्शाएगा श्रम की मांग को, एनडी या जिसे हम कहते हैं लेबर डिमांड। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इंडिकेट करेगा लेबर सप्लाई को, श्रम पूर्ति को।
जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या कट करेंगे, वहां पे एन एस बराबर एन डी होगा। और ये दर्शाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को, या जिसे हम कहते हैं संतुलन के बिंदु को, जिसमें श्रम की जितनी पूर्ति है और श्रम की जितनी मांग है वो एक दूसरे के बराबर होगी। और ये है संतुलन का बिंदु, जिसे हम लिख देंगे कैपिटल ई से, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को दर्शाएगा। द पॉइंट वेयर लेबर सप्लाई इज इक्वल टू लेबर डिमांड इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रियल वेज रेट जो है उसको हम लिख सकते हैं W0/P0। W0 जो है नॉमिनल वेज रेट है और P0 जो है वो एवरेज प्राइस लेवल को दर्शाएगा। एक्स एक्सिस में जितने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं एन कैपिटल एफ से, जो दिखाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो सिद्धांत है वो ये स्थापित करता है कि श्रम बाजार संतुलन स्थापित होता है जब श्रम की पूर्ति एवं श्रम की मांग एक दूसरे के बराबर होती है, और इस बिंदु को हम संतुलन का बिंदु मानेंगे, और इस पर जितने भी श्रमिकों को काम की जरूरत है उन सबको रोजगार मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो मॉडल है आय एवं रोजगार का, वो पूर्ण रोजगार की बात करता है या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इक्विलिब्रियम की बात करता है। इट मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम all the laborers who are willing to work at the subsistence wage rate will get employment। जितने भी श्रमिक इच्छुक हैं काम करने के लिए उन सबको काम मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो संतुलन है ये पूर्ण रोजगार को एस्टैब्लिश करता है। इसलिए हम लिखते हैं एन एफ, जो दर्शाता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। एन एफ indicates full employment ऑफ लेबर, या पूर्ण रोजगार की स्थिति को यहाँ स्थापित किया गया है। ये हुआ लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें एक और चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कब तक लेबर की डिमांड करेंगे, ये कितने श्रमिकों को उत्पादनकर्ता काम देंगे, ये किस प्रकार से इसका निर्णय लिया जाता है, या हाउ इट इज डिसाइडेड दैट हाउ मच लेबर अ फर्म विल एम्प्लॉय। अगर एक प्रोडक्शन हाउस है या एक फैक्ट्री है, कंपनी है, वो कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी, इसके लिए हम एक इक्वेशन से इसे समझते हैं। W/P इज इक्वल टू M कैपिटल M P सबस्क्रिप्ट में N। ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि तब तक लेबर हायर किए जाएंगे या उतने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा जब तक कि रियल वेज रेट W/P, जो कि वास्तविक मजदूरी दर है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर नहीं हो जाती। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से हम क्या समझते हैं कि अगर एक अतिरिक्त इकाई श्रमिक को काम मिलता है तो उससे होने वाला उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि इस पॉइंट को रिपीट कर दिया जाए, तो हम स्टार्टिंग से समझते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्पादनकर्ता या प्रोड्यूसर जो है या कोई कंपनी या फैक्ट्री कितने लोगों को रोजगार प्रदान करेगी, उसको हम एक इक्वेशन से समझ रहे हैं। W/P इज इक्वल टू MPN। W/P क्या है? रियल वेज रेट।
या वास्तविक मजदूरी दर, जिसमें नॉमिनल या मिलने वाले मजदूरी दर को कीमत दर में होने वाले परिवर्तन या एवरेज प्राइस लेवल से डिवाइड किया गया है। और दूसरी तरफ है एमपीएन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का क्या अर्थ है? अगर अतिरिक्त एक इकाई श्रमिक को रोजगार मिलता है तो उससे होने वाला उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था बाय यूजिंग 50 यूनिट्स ऑफ लेबर। अगर 50 यूनिट्स ऑफ लेबर की जगह 51 यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज किया गया और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ के 102 यूनिट्स हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन है ये किसके द्वारा किया गया है? इस एक इकाई लेबर के द्वारा किया गया है। तो ये 2 यूनिट्स जो हैं ये शो करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। एक अतिरिक्त इकाई लेबर के इस्तेमाल से उत्पादन में होने वाला जो फर्क है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के W/P या रियल वेज रेट जब बराबर होगा तो हम उसको मानते हैं ये ऐसा बिंदु है या ऐसा पॉइंट है जिसके बाद और श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसके पीछे का तर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, W/P या वास्तविक मजदूरी दर जो है वो है ₹50 और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है किसी एक बिंदु पर वो भी है ₹50। इसका मतलब क्या है कि एक इकाई लेबर को अगर हम रोजगार प्रदान करते हैं तो वो ₹50 के बराबर का उत्पादन करेगा और उतनी ही मजदूरी उसको दी जा रही है ₹50 के बराबर। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना ही किसी प्रकार का लाभ होगा और ना ही किसी प्रकार का नुकसान होगा। तो यहाँ तक जब तक WP बराबर MPN है तब तक रोजगार लोगों को मिलेगा। अगर W/P ₹50 है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो 30 है, इसका मतलब अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयमेंट दें या रोजगार दें एक इकाई अतिरिक्त श्रमिक को, तो वो जो उत्पादन करेगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? ₹30 के बराबर, जो कि ₹50 से कम है। ये क्या शो करेगा? लॉस। तो कभी भी कोई भी उत्पादनकर्ता या कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी श्रमिकों को रोजगार कब तक देगी? जब तक वास्तविक मजदूरी दर एमपीएन के बराबर है। अगर एमपीएन वास्तविक मजदूरी दर से नीचे चला गया तो वो लॉस को दिखाएगा या हानि को दर्शाएगा और इसीलिए उस दर पे मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ हमने 3 चीजें समझी। पहला कि डिमांड ऑफ लेबर is indirectly proportional to real wage rate। श्रम की मांग का वास्तविक मजदूरी के साथ जो संबंध है वो इनडायरेक्ट है। एनएस या सप्लाई ऑफ लेबर या श्रम पूर्ति का जो वास्तविक मजदूरी दर या रियल वेज रेट के साथ संबंध है वो डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। और तीसरा, श्रमिकों को तब तक काम मिलेगा जब तक वास्तविक मजदूरी दर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या एमपीएन के बराबर है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एनडी बराबर एनएस की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि अगर कभी अर्थव्यवस्था संतुलन से असंतुलन की तरफ जाती है, तो अपने आप डिमांड एवं के सप्लाई के कारण संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे कि सेल्फ करेक्शन या मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पूर्ति एवं मांग की वजह से किस प्रकार से असंतुलन फिर से संतुलन पे आ जाता है, और बिना सरकार के हस्तक्षेप के या जो लेजेस फेयर की कंडीशन है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना ही कैसे फिर से संतुलन या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है जहां पे एनएस बराबर एनडी है। किसी कारणवश अगर डिमांड में कमी आई, लेबर डिमांड में, तो कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम जो है वो अब दूसरे रियल वेज रेट पे स्टैब्लिश होगा। पहला था डब्ल्यू नॉट या W0 बाई P0। अब हमें नया रियल वेज रेट मिला W1 बाई P1। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि वेज और प्राइस जो है वो दोनों ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है इसका मतलब वेज या मजदूरी दर और कीमत दर, प्राइस लेवल, इनमें आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से बदला जा सके। तो ये मानते हैं कि अगर डिमांड जो है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से, लेबर डिमांड कम होने की वजह से, जो नॉमिनल वेज रेट है वो भी कम हो जाएगा और प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। तो रियल वेज रेट जो है वो अब पहले की अपेक्षा नीचे स्टैब्लिश होगा। पहले था W0 बाई P0, अब हो गया W1 बाई P1, और ये हो जाएगा न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो गैप है, पहले पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा था। अब दूसरे इक्विलिब्रियम E1 के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है वो NF से कम पे NF डैश पे बन रहा है। न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं या जितने श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है वो पहले की अपेक्षा इतने बराबर कम है। दिस डिस्टेंस बिटवीन NF डैश एंड NF। एक और ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। पहला रियल वेज रेट था W0 बाई P0, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है W1 बाई P1। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ एस्टैब्लिश हो रहा था NF पे, अब फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है NF डैश पे। क्लासिकल्स तो हमेशा पूर्ण रोजगार की बात करते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर की बात करते थे। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी या मजदूरी दर और कीमत दर के लचीलेपन के होने की वजह से ये तो समझ में आ जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अब घटती हुई मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर के घटने की वजह से हमें नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है। लेकिन ये जो नया फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है ये पहले फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर से कम है। तो क्या इतने लोग बेरोजगार हो गए? आंसर इज नो। क्लासिकल्स ये कहते थे जो जिन लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वो कैसी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी।
ने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है कि क्लासिकल्स या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या स्वैच्छिक बेरोजगारी को वो बेरोजगारी नहीं मानते थे। उनके अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को ही वो अनएम्प्लॉयमेंट मानते थे या बेरोजगारी मानते थे। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं एनएफ डैश और एनएफ के बीच में, ये शो करता है वॉलेंटरी या स्वैच्छिक बेरोजगारी को। इसका मतलब जो आप देख रहे हैं कमी आई है वास्तविक मजदूरी दर में, उसकी वजह से कुछ ऐसे लेबर होंगे जो अब काम करने में इच्छुक नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जिस मजदूरी दर पे काम मिल रहा है उस पे वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए वे स्वैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं और स्वैच्छिक बेरोजगारी को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बेरोजगारी नहीं मानते। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट does not consider one voluntary unemployment as unemployment। तो इस फिगर से हम ये समझ सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख रहा है वो वॉलेंटरी है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और अगर कारणवश कभी डिमांड में कमी आती है एग्रीगेट डिमांड में, जिसकी वजह से लेबर डिमांड का जो कर्व है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये है लेबर डिमांड कर्व। अगर इसमें कमी आती है और कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो मजदूरी दर जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एक्सेस डिमांड कहाँ होगा? हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कुल मांग में कमी आ गई और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या सेल्स का जो लॉ था वो अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो ओवर प्रोडक्शन की कंडीशन आएगी और रिसेशन या मंदी जो है वो आ सकती है। तो इस फिगर से हम ये समझ रहे हैं कि अगर कभी कुल मांग में कमी आ गई, स्टूडेंट ने कहा है फिर से रिपीट कर दें, हम फिर से एक नया ग्राफ बना के समझते हैं। एक्स एक्सिस में हम लेबर एम्प्लॉयड लेंगे, वाई एक्सिस पे हम रियल वेज रेट लेंगे। लेबर डिमांड का कर्व बनाएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेबर सप्लाई का कर्व बनाएंगे अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिकल्स की जो थ्योरी थी उसको ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लासिकल की थ्योरी क्या थी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में, जहाँ कीमत दर का निर्धारण पूर्ति एवं मांग वक्र से होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई पे एस्टैब्लिश हो जाता है। हम श्रम बाजार संतुलन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम श्रम की मांग लेंगे और श्रम की पूर्ति की हमने बात की। तो जहां श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होगी, लेबर सप्लाई लेबर डिमांड के बराबर होगी, वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि E1 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है या संतुलन का बिंदु है। इस संतुलन के बिंदु पे हम देख लेंगे कि वास्तविक मजदूरी दर कितनी है और कितने श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। वास्तविक मजदूरी दर जो है वो है W/P, तो हम लिख लेते हैं W0, जो कि इनिशियल लेवल को दिखाता है, बाई P0। अब ये मान लेते हैं कि किसी कारणवश जो कुल मांग है या एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आ गई है। अब जो उत्पादन करता है या प्रोड्यूसर है वो पहले की अपेक्षा कम श्रमिकों की मांग करेगा, तो श्रमिकों का जो ये मांग का वक्र है एनडी, ये कैसा शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा? ये नया
वक्र आपको मिल गया एनडी डैश। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कुल मांग में कमी आई है। अब अगर मांग में कमी आएगी तो जो प्रोड्यूसर हैं वो लेबर की जो डिमांड है उसमें भी कमी लाएंगे, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब उन्हें कम उत्पादन करना होगा, आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से लेबर डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और कर्व जो है वो नीचे की ओर या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नीचे की ओर शिफ्ट होगा कर्व, तो यहाँ पे क्लासिकल्स ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से एस्टैब्लिश होगा, लेकिन जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो नए वास्तविक मजदूरी दर पे एस्टैब्लिश होगा, W1 बाई P1। मजदूरी दर में कमी क्यों आई है? क्योंकि अगर लेबर डिमांड जो है वो कम होगा तो मजदूरी दर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या दिखाता है कि वेज इज जो है या मजदूरी दर जो है वो परिवर्तनशील है, लचीलापन है उसमें, और वेज फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन को ये दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर था वो पहले था एनएफ पे, अब कैसा हो गया एनएफ डैश पे। तो क्लासिकल्स ये कहते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर में कमी आएगी और फिर से एक नया बिंदु संतुलन का स्थापित हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं E2। आउटपुट वर्सेस लेबर एम्प्लॉयड का जो है वो क्लासिकल थ्योरी का डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, दो चीज है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार, रोजगार एवं आय का सिद्धांत था। आउटपुट की हम बात करेंगे तो मतलब हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट कर्व में स्टडी करेंगे। पहले आप लोग इस कर्व को समझ लीजिए। स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। इफ द रिडक्शन इन डिमांड इज ड्यू टू प्रोडक्शन देन हाउ इज इट वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए दोनों अलग अलग चीज है। रिडक्शन जो हुआ है आउटपुट में वो कुल मांग में कमी की वजह से हुआ है, उसके वजह से जो एनडी वक्र है वो नीचे की तरफ या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूसरी चीज है। पहले आप ये समझिए कि कुल मांग में कमी आई है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि कुल मांग में कमी आ गई तो कुल उत्पादन में भी कमी आएगी। कुल उत्पादन में कमी आएगी, जो प्रोड्यूसर है उत्पादन करता है वो अब श्रमिकों की कम मांग करेगा क्योंकि उसे कम उत्पादन करना है। नया बिंदु जो संतुलन का स्थापित होगा वो पहले की अपेक्षा घटते हुए वास्तविक मजदूरी दर पे या घटी हुई वास्तविक मजदूरी दर पे प्राप्त होगा, जो कि W1/P1 है। और दूसरी तरफ जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो NF से NF डैश पे शिफ्ट होगा। ये जो रिडक्शन आप देख रहे हैं इसको क्लासिकल्स ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो घटी हुई मजदूरी दर पे काम नहीं करेंगे, तो वो स्वैच्छिक बेरोजगारी को दर्शाएगा। इसलिए स्वैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, उसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी नहीं मानी है। वो कहते हैं कि स्वैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं है, अगर इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक बेरोजगारी होगी तो उसको ही वो बेरोजगारी मानेंगे। तो ये एक अजम्पशन है, ऐसा एज्यूम किया गया है कि कुछ लोग जो है वो घटी हुई वास्तविक मजदूरी दर पे काम नहीं करेंगे। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये शो करता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे एजम्पशंस है, ऐसा माना गया है, रियलिटी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो हम लोग आप मैसेज ड्रॉप कीजिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने अभी समझा है इसको कहते हैं सेल्फ करेक्शन, या अपने आप पूर्ति एवं मांग से कैसे असंतुलन से हम वापस संतुलन पे आ जाते हैं। सेल्फ करेक्शन बाय मार्केट इकोनॉमी। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है मैम लेबर्स की इनकम भी फ्लेक्सिबल होगी? हाँ वही चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेबर की इनकम क्या है? लेबर की इनकम मजदूरी दर है, वेज रेट्स है।
जिस मजदूरी दर पे वो काम कर रहे हैं तो वो तो फ्लेक्सिबल है, तो लेबर की इनकम या श्रमिक की जो आय है वो तो मजदूरी दर के बराबर है। और हम यही बात कर रहे हैं कि क्लासिकल्स का जो पूरा फाउंडेशन था, जो क्लासिकल्स की पूरा सिद्धांत था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, वो तीन स्तंभ पे था। पहला क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सेज लॉ। दूसरा था वेज फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा था प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या लेबर की इनकम फ्लेक्सिबल है, हाँ लेबर की इनकम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि लेबर की इनकम क्या है, वास्तविक मजदूरी दर। इसको हमने पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो थ्योरी है लेबर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो तीन चीज पिलर्स पे थी। पहला था सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दूसरा है वेज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन या परिवर्तनशील। और तीसरा था प्राइस लेवल फ्लेक्सिबिलिटी, या आप कह सकते हैं प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कीमत दर किसी एक वस्तु की बात अगर हम करें तो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है तो सप्लाई डिमांड के बराबर रहेगी। अगर कभी सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई या सप्लाई डिमांड से कम हो गई, इस कंडीशन पे वेज जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे, जिसकी वजह से फिर से हम सप्लाई डिमांड पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से सप्लाई ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन में प्राइसेस जो है परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से फिर से हम सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड पे पहुंच जाएंगे। उसी को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं, क्योंकि क्लासिकल्स जो है उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी जो हमने ग्राफ में समझा, वहां पे हमने समझा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुल लेवल मतलब पूर्ण रोजगार की बात की गई है। फुल, जितने भी लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट या जो जिस मजदूरी दर पे काम मिल रहा है उस पे काम करने के लिए इच्छुक है, उन सभी को काम मिल जाएगा। तो अब अभी हमने जो ग्राफ समझा उसमें हमने इक्विलिब्रियम या फुल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल को समझा। अब हम समझेंगे कि इनकम या जिसे हम कहते हैं आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कैसे एस्टैब्लिश होगा। इसके लिए हम फिर से लेबर मार्केट का कर्व बनाते हैं। ये वास्तविक मजदूरी दर या रियल वेज रेट, और एक्स एक्सिस में है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। जितने भी श्रमिक इस मजदूरी दर पे W0/P0 पे काम करने के लिए इच्छुक है, उन्हें काम मिल गया, और ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमें ये देखना है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए सिंपली हम प्रोडक्शन फंक्शन जो है, उत्पादन फलन, उसका कर्व बनाएंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, पहले उसको देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ लेबर डाउन हो जाएगा तो वेज कम क्यों करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर लेबर डिमांड जो कम हो रही है तो वेज रेट क्यों कम करेंगे। अब आप ये सोचिए कि जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो क्या वेजेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे, ऑब्वियस बात है ये। अगर लेबर डिमांड जो है वो कम हो रही है, मांग में कमी आ रही है, श्रमिकों की मांग ही नहीं है, तो उनकी जो प्राइस है जो कि वेज रेट या मजदूरी दर है W/P, वो तो अपने आप कम हो जाएगी। अगर जितने श्रमिक हैं बाजार में उनको काम ही नहीं मिल रहा, उनकी डिमांड में कमी आ रही है, तो जो वेज रेट है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कैसे स्टैब्लिश होगा। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ये 0 से स्टार्ट होगा।
ये प्रोडक्शन फंक्शन है जो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट, एन से हम डिनोट कर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं आउटपुट, जिसे हम वाई से डिनोट करेंगे। जैसे जैसे श्रमिकों की इकाई बढ़ेगी, लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। इसको हम सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन से समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n। ये उत्पादन फलन है जो ये बताता है कि प्रोडक्शन, जो कि y से हम दर्शा रहे हैं, और n मीन्स श्रमिक या लेबर जो कि काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे? लेबर एम्प्लॉयड से। जितने ज्यादा श्रमिकों को काम मिलेगा उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। कब तक? जब तक कि वास्तविक मजदूरी दर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सीमांत उत्पादकता जो है श्रमिक की, उसके बराबर ना हो जाए। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ये वाला कर्व जो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n से लिया गया है, कि y या आउटपुट या उत्पादन का जितने श्रमिकों को रोजगार मिला है उसके साथ कैसा संबंध है, सकारात्मक या पॉजिटिव रिलेशन है। इसलिए कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग। अब जो अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हमें मिला था, ये था इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो ये डिसाइड करेगा कि उत्पादन कितना हो रहा है। इसको आप नीचे की तरफ शिफ्ट कीजिए, इस लाइन को, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी प्रोडक्शन फंक्शन को, ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको डाउनवर्ड जब हम लेंगे तो ये बताएगा कि कितना कुल उत्पादन हो रहा है संतुलन पे। अब वाई एक्सिस पे जितना इनकम, जितना आउटपुट या उत्पादन आप देख रहे हैं, ये है संतुलन पे होने वाला उत्पादन, या जिसे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। पूर्ण रोजगार पे होने वाले उत्पादन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है, वहां पे उत्पादित होने वाला उत्पादन जो है वो संतुलन पे संतुलन पे प्राप्त होने वाला उत्पादन है, या जिसे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेज था, विदाउट सेविंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, ताकि हम सेकंड स्टेज जो है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या जहां बचत एवं निवेश होता है, उसको समझेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम सेकंड स्टेज स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेज, दूसरा जो चरण है उसमें हम समझेंगे विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट या बचत एवं निवेश में संतुलन स्थापित करने का पहला जो इक्वेशन है या पहली जो कंडीशन है वो क्या है? सेविंग या बचत बराबर निवेश या इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जितनी सेविंग हो रही है उतना ही इन्वेस्टमेंट या उतना ही निवेश होगा, तो संतुलन स्थापित होगा। इसके लिए हम समझेंगे कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम। कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो कर्व समझना है, एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक सेविंग फंक्शन। एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया कि सेल्फ करेक्शन हम फिर से समझ लें।
ठीक है, हम फिर से समझ लेते हैं। सेकंड स्टेज जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं सेल्फ करेक्शन का मतलब क्या होता है। सेल्फ करेक्शन बाय अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से पूर्ति एवं मांग की ताकत की वजह से असंतुलन से फिर से अर्थव्यवस्था संतुलन पे आ जाती है बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका ये सिद्धांत था कि संतुलन हमेशा बना रहेगा पूर्ण रोजगार में, और असंतुलन की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो पूर्ति एवं मांग की वजह से हम फिर से संतुलन पे आ जाएंगे। यही इसी को कहते हैं सेल्फ करेक्शन बाय अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको हम ग्राफिकली समझ रहे थे। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे लेबर एम्प्लॉयड, जितने श्रमिकों को रोजगार मिला है। वाई एक्सिस पे हम लेंगे रियल वेज रेट, वास्तविक मजदूरी दर। लेबर डिमांड का कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जिसके लिए हम लिख देंगे एनडी। लेबर सप्लाई का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जिसके लिए हम लिखेंगे एन एस। अब सेल्फ करेक्शन समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग में कमी आ गई, ऐसा हम मान लेते हैं। कुल मांग में अगर कमी आएगी तो इसका मतलब उत्पादन भी अब कम होगा। इसका मतलब पहले की अपेक्षा जो उत्पादन करता है वो कम श्रमिकों की मांग करेंगे। श्रमिकों की मांग या लेबर डिमांड जो है वो कौन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग में कमी आएगी तो क्या होगा, एनडी जो है वो कम होगा। कर्व को हम शिफ्ट कर देंगे डाउनवर्ड, एनडी डैश। एनडी जो नीचे की तरफ गया है ये दर्शाता है कि कुल मांग में कमी आने की वजह से अब लेबर डिमांड में भी कमी आ गई है। इस सिचुएशन में क्लासिकल्स ये कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पहले E1 पे था और जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जो है वो NF पे स्टैब्लिश हो रहा था, अब वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होके E2 पे आ जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर शिफ्ट होके NF डैश पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वास्तविक मजदूरी दर है उसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है, क्योंकि अगर लेबर डिमांड कम है, मांग में कमी आएगी, तो जो मजदूरी दर पहले मिल रही थी उससे कम मजदूरी दर पे अब लोग काम करेंगे। पहले मजदूरी दर थी यहाँ पे W0/P0, अब मजदूरी दर है यहाँ पे W1/P1। मजदूरी दर में कमी देखने को मिली है और उसकी वजह से जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है वो पहले की अपेक्षा कम पे स्टैब्लिश होगा। तो ये जो डिफरेंस है, क्या ये बेरोजगारी को दर्शाता है, तो आंसर इज नो। ये बेरोजगारी को नहीं दर्शाता, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो घटी हुई मजदूरी दर पे काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो ये स्वैच्छिक बेरोजगारी को दर्शाता है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्वैच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं मानते थे। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि कैसे सेल्फ करेक्शन से फिर से इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर में एस्टैब्लिश हुआ है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड स्टेज समझेंगे।